हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो है एलआर सर्किट। एलआर सर्किट एक्चुअल में इसके पहले हमने बताया आपको कि कंप्लीट रेसिस्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, एंड आफ्टर दैट उसका कॉम्बिनेशन है कि जब रेसिस्टर और इंडक्टर सर्किट में अगर हम ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में यहाँ जो एसी सोर्स है उसका पोटेंशियल कितना होता है, इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलआर सर्किट, जिसमें कि एक हम एसी सोर्स के साथ हम कैपेसिटर को रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे और एक कॉइल को जोड़ेंगे, इंडक्टर को जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एलआर सर्किट। और इसमें हमको क्या पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है, पोटेंशियल का क्या इक्वेशन होगा, जो कि करंट का ये इक्वेशन दिया हुआ हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक हम रेसिस्टेंस जोड़ दिए और यहाँ पर एक हम कॉइल जोड़ दिए। ये हमारा डीसी सोर्स के साथ, एसी सोर्स के साथ हम इसको जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा ये आर है, ये एल है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो कहते हैं कॉइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सपोज कर लें कि एट एनी इंस्टेंट कोई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी के बारे में आप प्रीवियस पार्ट में हमने बताया आपको कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फेज होता है, एंगुलर फेज होता है, फेज। ठीक है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी बताया, फेज ऑफ बी माइनस फेज ऑफ आई। तो ये फेज है हमारा करंट का ओमेगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, जब ये दिस कॉम्बिनेशन से रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर के कॉम्बिनेशन से अगर कोई ऐसा करंट पास हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ जो सोर्स है एट दैट इंस्टेंट हमारे यहाँ पर V का क्या इक्वेशन बनेगा, ये भी इसमें हमको पढ़ना है। V इक्वल टू V नॉट साइन समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पर कुछ आएगा, फेज इसका कुछ आएगा। ठीक है, हम लोग पीछे में देखा है रेसिस्टिव सर्किट है तो फेज सेम रहता है। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करता है पोटेंशियल को, इंडक्टिव सर्किट अगर है तो उसमें करंट लैग करता है पोटेंशियल को। ठीक है, तो यहाँ पर लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, वो फेज आएगा। ठीक है, ओमेगा टी से प्लस समथिंग होगा या माइनस समथिंग होगा, और क्या होगा लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सर्किट में। सपोज दैट ये एट एनी इंस्टेंट ये करंट फ्लो हो रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी वैरी करेंगे, वो अल्टरनेटिंग करेंगे। एट एनी इंस्टेंट दिस इज द करंट पासिंग थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, इसलिए इसको हम कहते हैं सीरीज एलआर कॉम्बिनेशन। सीरीज में लिखा हुआ है, पैरेलल पर है। हमको निकालना है कि V इक्वल टू V नॉट क्या वैल्यू आएगा और ये फेज इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर के पास आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं, इन टाइम t है, आफ्टर सम टाइम VR पोटेंशियल है अक्रॉस रेसिस्टर, और अक्रॉस इंडक्टर मान लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम यहाँ पर पोटेंशियल t, आफ्टर टाइम t कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा t। ये करंट इससे फ्लो हो रहा है। हमको फाइंड आउट सबसे पहले कर लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा इन टाइम t, जब करंट ये है। उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, दोनों पोटेंशियल पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम पता कर रहे हैं कि रेसिस्टर के पास इन टाइम t कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए आफ्टर सम टाइम निकालना हो तो इनिशियल इनटू, अगर साइन में है तो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग, फेज जो होना चाहिए वो होगा। तो इनिशियल मान लिया कि इनिशियली यहाँ पर V नॉट रेसिस्टेंस वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस था साइन। अब यहाँ पर सवाल है कि फेज में क्या लिखें, ओमेगा टी लिखें क्या लिखें। सोचो क्या है, ये करंट जो पास हो रहा है किसी रेसिस्टर से पास हो रहा है, तो रेसिस्टर से पास हो रहा है, इसका मतलब कि फेज तो सेम रहता है।
स्टार्टिंग यही से हुआ था, किसी रेसिस्टर से जब पास करे कोई करंट तो सेम फेज में रहता है, आई एंड बी बोथ आर इन सेम फेज। तो ये जो करंट रेसिस्टर से पास कर रहा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसका वही फेज होगा जो इस करंट का फेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दिए sin ओमेगा t, ये हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमारा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए आफ्टर सम टाइम t। आफ्टर यहाँ पर आते हैं कॉइल के पास, इंडक्टर के पास, तो VL आफ्टर टाइम t निकालना है। तो आफ्टर टाइम t निकालने पर इनिशियल इनटू साइन में अगर है तो साइन ओमेगा t प्लस माइनस जो भी करना है फेज में समझते हैं क्या करें। V नॉट इनिशियली कुछ तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस था, आफ्टर टाइम t चेंज हो जाएगा, तो वही तो निकाल रहे हैं कि आफ्टर टाइम t कितना होगा, इनिशियल इनटू L इनटू साइन ओमेगा t। यहाँ तक तो ठीक है, लिख लीजिए। अब सोचो हम पढ़े हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या पढ़े थे, करंट लैग करता था, पोटेंशियल आगे रहता था, पोटेंशियल आगे रहता था, करंट लैग करता था, इंडक्टिव सर्किट में पढ़े थे। तो यहाँ पर हम करंट का इक्वेशन दे दिए हैं और आपसे पूछा कि यहाँ पर फेज का क्या वैल्यू होगा, तो करंट से तो आगे रहता है पोटेंशियल। याद आया नहीं याद आया? इस केस में जो था, इस केस में जो था इस सोर्स, इसमें हम V माने थे V नॉट साइन ओमेगा t, तो यहाँ पर क्या आया था I का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो आया था यहाँ से हम V माने थे। तो करंट का क्या हमने डिराइव किया था, करंट का डिराइव सेम फेज में होता है पहला चीज, सॉरी सेम फेज में 90 डिग्री पीछे रहता था, है ना। क्या था, करंट हमारा 90 डिग्री पीछे रहता था इन केस ऑफ कॉइल। कैपेसिटर में क्या था, कैपेसिटर में था कि 90 डिग्री आगे चलता था करंट, ठीक है। हाँ, तो हम कहने का मतलब ये है कि जब हम इंडक्टर से पास कर रहे हैं इस करंट को, तो जो V होगा वो I से आगे होगा। क्या था इंडक्टर में कि करंट लैग्स बिहाइंड, 90 डिग्री से पीछे रहता था करंट, मतलब V आगे है, तो V का इक्वेशन लिखना है तो आगे करेंगे, मतलब प्लस पाई बाई। इंडक्टिव सर्किट नहीं था, क्या था, करंट 90 डिग्री पीछे रहता था, V आगे रहता था। तो जब भी V का आपको दे दिया जाए तो उससे 90 डिग्री पीछे कर लेंगे, करंट का फेज मिल जाएगा। और इसको उल्टा अगर हम करंट का फेज दे दें तो V का फेज कैसे मिलेगा, 90 डिग्री ऐड करने से मिलेगा। वही किए, V का फेज हमको चाहिए था, करंट का जो फेज है उससे आगे, पोटेंशियल आगे करंट पीछे, तो करंट का इक्वेशन देंगे तो 90 डिग्री जोड़ करके पोटेंशियल का निकालेंगे। पोटेंशियल का अगर फेज दे दिया जाए तो 90 डिग्री माइनस करके करंट का फेज निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है हमको, सबसे पहले तो ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो V नॉट क्या होगा। आफ्टर दैट हम फेज पर आएंगे कि साइन के साथ वहाँ क्या लगना चाहिए। तो V नॉट के लिए अब ये देखो, V और V नॉट सिंपली क्या है, यही पोटेंशियल तो दो जगह बटा होगा, जो यहाँ पर एट इंस्टेंट निकला वही पोटेंशियल दो जगह बटा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रिजल्टेंट निकाल देंगे दोनों का। V नॉट हमको पता करना है, ये नॉट वाले का रिजल्टेंट कर लेंगे। इसका मतलब कि V इन टाइम t इज इक्वल टू होगा, ये रिजल्टेंट है, बोलो क्या करें, V नॉट रेसिस्टर के पास जो है उसका स्क्वायर प्लस V नॉट इंडक्टर के पास है उसका स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालने का यही तरीका है, ठीक है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक, अच्छा, इसका स्क्वायर रेसिस्टर के पास का, ये रेसिस्टर के पास का है, प्लस इंडक्टर के पास का। अब ये वैल्यू लिखते हैं, V नॉट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, V नॉट का क्या लिखते हैं पता है आपको, V नॉट इज इक्वल टू लिखते हैं I नॉट इनटू R, पहला चीज। दूसरा चीज क्या लिखते हैं, L के पास, इंडक्टर के पास, तो V नॉट इंडक्टर वाला और ये है रेसिस्टर वाला, ठीक है। तो I नॉट इनटू रेसिस्टेंस के जगह पर क्या यहाँ आता है, एक्सेल आता है, लाइक रेसिस्टेंस। V इक्वल टू I इनटू R ओम्स बता गए, V इक्वल टू I इनटू R फॉर्मूला, ठीक है। तो V इक्वल टू I इनटू R रेसिस्टिव सर्किट है तो R आया, अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा, जस्ट लाइक रिएक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जैसा एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो A आएगा, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये है I नॉट इनटू R, इसका स्क्वायर होगा, प्लस इसके जगह पर I नॉट इनटू
एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आई नॉट का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर बचेगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम वी नॉट निकालना चाहें तो रूट अंडर हो जाएगा ये आई नॉट का स्क्वायर, ये बाहर निकल जाएगा, बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो वी नॉट था, वी नॉट का वैल्यू आया आई नॉट इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब सवाल ये है कि हमारे को देखने का आदत है v इक्वल टू आई इंटू आर देखने का आदत है, v इक्वल टू आई इंटू आर देखने का आदत है। तो यहाँ तो v इक्वल टू आई तो है, ठीक है, इंटू आर नाम का चिन्ह है, ये रूट अंडर समथिंग समथिंग है, तो इसको कह दिया गया, इसी को कह दिया गया कि ये r जैसा है कुछ, इसको कह दिया गया कि ये r नहीं है बट r जैसा ही कुछ है, तो इसका नाम दे दिया गया इम्पीडेंस। ठीक है, देखो v इक्वल टू आई इंटू आर देखने का आदत है अपने को। ठीक है, तो v इक्वल टू आई इंटू आर देखने का आदत है, आई तो आ गया मेरे पास, इसका मतलब ये r होगा, कंप्लीट r नहीं तो r जैसा कोई क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को दे दिया गया नाम x, इस क्वांटिटी को नाम दे दिया गया z, जिसको कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस। क्या है ये इम्पीडेंस, z इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट अंडर, ये z क्या है इम्पीडेंस। z क्या है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस लाइक रेजिस्टेंस ही है ये z, इम्पीडेंस हो गया z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको हम निकालते हैं, इसका कोई ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम ग्राफ करेंगे, तो इसका ग्राफ क्यों जाए, रिजल्टेंट निकालते हैं 90 डिग्री पर दोनों, देखो हम कैसे डायरेक्ट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करके, बिकॉज़ ये दोनों चीज 90 डिग्री पर है, कुल ओमेगा टी है, अगला का ओमेगा टी प्लस 90 है, तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पर हो। अच्छा एक चीज और, पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो फिर हम वेक्टर की तरह एडिशन क्यों कर रहे हैं, why we are finding the resultant just like a vector, पोटेंशियल तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर की तरह क्यों रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, बिकॉज़ ये पोटेंशियल तो नहीं, ये फेज है, फेज 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 का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फेज तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना आगे बढ़ा, ठीक है, किस डायरेक्शन में गया, कितना डिग्री पर गया ना, तो फेज है, इसलिए हम वेक्टर की तरह इसका एडिशन कर रहे हैं। तो बस इसका ग्राफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो v नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इनटू z आ गया, मतलब इस v नॉट को हटाएंगे यहाँ से और i नॉट इनटू z वहाँ डाल देंगे। ठीक है, अच्छा z क्या हुआ, इम्पीडेंस है। अच्छा इम्पीडेंस है क्या, ये दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है ना, रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका इक्विवेलेंट को हम इम्पीडेंस कहते हैं इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में जेड को डिफाइन करने के लिए अगर बात बोले कि डिफाइन जेड इम्पीडेंस इन एलआर सर्किट, तो एलआर सर्किट में डिफाइन करना है तो रेजिस्टेंस का एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये रिजल्टेंट है। ग्राफ को भी बना के समझाते हैं कैसे रिजल्टेंट है। ठीक है, ओके तो क्या है, जेड यहाँ पर इम्पीडेंस। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर जेड। ठीक है, इसको मिलाते हैं, तो हम कर रहे हैं कि कैसे वेक्टर की तरह एडिशन करते हैं, इसका ग्राफ थोड़ा देखते हैं। ठीक है, VL और VR का ग्राफ थोड़ा देखते हैं। हाँ, हम क्या किए थे अभी, ये किए थे कि V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट रेजिस्टेंस के पास का स्क्वायर प्लस 3 L के पास का स्क्वायर, यही चीज किए थे हम। बस इसका ग्राफ बना दें। ठीक है, 90 डिग्री पर था दोनों एक दूसरे से, इसलिए हम 90 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा दिए।
रूट अंडर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2ab cos थीटा करने की जरूरत नहीं क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, 2ab का कहानी खत्म। हाँ तो थोड़ा ग्राफ में आते हैं, इधर मान लेते हैं br, ठीक है, और जिधर रेजिस्टेंस उधर ही फेज होता है करंट का। रेजिस्टिव जो रेजिस्टिव पड़े थे जिधर v उधर i, ठीक है। अच्छा इस तरफ मान लेते हैं, इस तरफ मान लेते हैं हम v नॉट l, ठीक है, और इस दोनों का रिजल्ट क्या है v नॉट है, तो v नॉट कुछ यहां से ऐसा है, ठीक है, ठीक। तो रेजिस्टिव सर्किट में v लिखना है तो i × r लिखेंगे, ठीक है। तो यहां लिख दिए i नॉट, नॉट का इसलिए i नॉट × r। ये है इंडक्टिव सर्किट, तो इसमें v का फॉर्मूला i × r, r तो इसमें आता नहीं, r जैसा चीज आता है x से, हैं, इसमें क्या लिखेंगे i नॉट × x। क्या है x? इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस जैसा ही कोई क्वांटिटी है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यूनिट हुआ ओम। अच्छा ये फाइनल क्या है i नॉट × z आया, अभी जस्ट हम लोगों ने v नॉट का एक्सप्रेशन किया नीचे में, तो रूट अंडर को हम z मान के लिखे v नॉट = i नॉट × z, तो इसके लिख दिया हम i नॉट × z। अच्छा क्या है ये रेजिस्टिव जितना फेज का ओमेगा t था, इंडक्टर वाला में 90 डिग्री आगे चला था इसलिए 90 डिग्री इसे हम इसे 90 डिग्री कर लिए, ठीक है, और दोनों का रिजल्टेंट ये भी चेक किया। क्या हम तीनों में से i नॉट को कैंसिल कर दें? अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास जो बचा, इधर बचा xn, इस तरफ बचा r, ठीक है, इसी तरफ हमारा करंट था, और इस तरफ बचा हमारा z, ठीक है। ये i नॉट खत्म कर दिए, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। अब ये z क्या है? इम्पीडेंस रिजल्टेंट नहीं है, तो दो फैक्टर का, दो रेजिस्टेंस का, r का और xl का, ये दोनों का रिजल्टेंट है z। अब यहाँ पर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि करंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है? इंडक्टिव सर्किट में हम लोगों ने देखा कि करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पीछे रहता है करंट पोटेंशियल से, ठीक है, देखा हम लोगों ने। यहाँ पर देखो जरा इस ग्राफ में, यहाँ भी ये तो v नॉट हमारा है, ठीक है, तो वोल्टेज v नॉट से जो करंट है अभी भी तो पीछे ही है। प्योर इंडक्टिव की बात किया जाए पहले तो करंट 90 डिग्री पीछे चलता था v से। अब यहाँ पर देखो तो ये करंट ये है हमारा, ठीक है, और करंट जिधर ये था उधर ही करंट है ये वाला, इसी लाइन पर, तो अभी भी तो v से पीछे ही है, बट 90 डिग्री नहीं है। प्योर रेजिस्टिव में करंट 90 डिग्री पीछे चलता था, लेकिन इसमें 90 डिग्री, v से 90 डिग्री पीछे नहीं है। कोई एंगल होगा जो सपोर्ट नेगेटिवली 5 पीछे चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एलआर सर्किट जो है ना एक इंडक्टिव सर्किट हुआ। इंडक्टिव सर्किट में ही तो करंट पीछे चलता है, पोटेंशियल आगे करंट पीछे, पोटेंशियल आगे करंट पीछे, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन जो हुआ जस्ट लाइक इंडक्टिव सर्किट हुआ, ठीक है। मतलब R का कोई मतलब नहीं, R था सिर्फ प्योर R रहता था, तो जिधर करंट का फेज उधर पोटेंशियल का फेज, लेकिन कॉम्बिनेशन L और R का है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि करंट पोटेंशियल से लैग कर रहा है, करंट लैगिंग बिहाइंड पोटेंशियल बाय एंगल फाई, ठीक है। जो भी करंट का फेज था वो पीछे है फाई पोटेंशियल से, मतलब पोटेंशियल इससे आगे है, पोटेंशियल इससे आगे, करंट से पोटेंशियल आगे, ठीक है, समझो। जो करंट है उससे पोटेंशियल आगे। अच्छा, तो करंट का फेज तो हम ये दिए थे यहाँ पर, तो अगर हम v का फेज जानना चाहें तो जो करंट, 1 सेकंड, ये करंट इस तरफ है, पोटेंशियल आगे, ठीक है, तो जो करंट का फेज होगा उसे फाई आगे चल जाएगा ये पोटेंशियल। तो हमको तो यही पता करना था कि यहाँ पर v नॉट का क्या वैल्यू, तो वो पता कर लिए हैं, i नॉट × z, पहला चीज। दूसरा चीज ये पता करना था कि यहाँ का फेज क्या होगा, तो फेज भी हमको पता चल गया है। चलो ओमेगा की पहले हम छाप देंगे,
इसमें ओमेगा टी करंट का फेज था, इसमें भी ओमेगा टी तो रहना ही रहना है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है, सवाल है यहाँ पर और कुछ आएगा क्या, क्या नहीं आएगा? क्या V जो है ना करंट से फाई आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है V से, मतलब जस्ट लाइक इंडक्टिव सर्किट। तो हमको तो V का फेज भी चाहिए, तो चलो करंट पीछे है, पोटेंशियल आगे है, कितना हाई एंगल, इसका मतलब यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये फाई। ठीक है, तो Z क्या रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक, अब सवाल ये है कि पूछेगा कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब ये फाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सवाल ये है कि फाई का वैल्यू नीचे जाएगा, 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी तो आएगा फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू करने के लिए यहाँ पर हम बना लेते हैं ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये इम्पीडेंस ट्रायंगल कहा गया। क्या कहा गया? इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो tan फाई अगर यहाँ से अप्लाई कर दें हम tan फाई, तो दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस वैल्यू का मतलब इधर आ जाओ, ये एक्सएल है इस लाइन पर, तो ये भी हमारा एक्सएल होगा, और ये वैल्यू r वाले लाइन पर है तो ये r है। तो अगर हम tan फाई कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? एक्सएल बाय r। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना एक्सएल बाय r को। सपोज हम किसी क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन तो करवाने वाले हैं, किसी क्वेश्चन में एक्सएल बाय r का वैल्यू 1 आ गया है। सपोज करो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्सएल और r का वैल्यू 1 आ गया। मान लो इसको 1, तो 1 कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है। tan खत्म, 45 डिग्री फाई, वहां पर 45 डिग्री जुड़ जाएगा। ठीक है, तो r का फेज दे रखा है, तो आपको पोटेंशियल का फेज बताना है, तो दोनों चीज की है। पहला तो यहाँ v0 i0 इनटू z। ठीक है, z क्या है? लाइक रेजिस्टेंस, जिसका नाम है इम्पीडेंस इन एलआर। यहाँ पर फेज का बात है, तो करंट का फेज जो वो तो रहेगा ही, साथ में ये देख रहे हैं कि ये जस्ट लाइक इंडक्टिव सर्किट जैसा है, मतलब पोटेंशियल आगे करंट पीछे, तो हमको तो पोटेंशियल का फेज चाहिए। तो करंट से हाइट 90 डिग्री पीछे नहीं है करंट, बट कुछ तो पीछे है, दैट एंगल इज फाई। चलो यही आ गया, तो हमारा जो यहाँ ऐसे डॉट डॉट करके छोड़े थे, फेज आ गया ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब करंट का जो भी दिया रहेगा उसमें फाई जोड़ देना। पहले फाई कैसे निकालोगे? एक्सएल बाय आर, और एक्सएल भी आपको पता है इंडक्टिव सर्किट पढ़ाए ना, एक्सएल का मतलब ओमेगा इनटू ये एल दिया रहेगा ना, कितना हेनरी है, इंडक्टेंस दिया है तो कॉइल का क्वेश्चन है। अच्छा, ए ओमेगा तो आप यहां जान लीजिए, I = I0 sin ओमेगा टी का जो कोएफिशिएंट दिख रहा है वही ओमेगा होता है। तो चलिए इस ट्रायंगल में इस एलआर सर्किट में कितना ही कुछ पढ़ना था। इंस्टैंटेनियस करंट कोई मान लिया ये है, तो V का यहाँ से जो सोर्स है एट दैट इंस्टेंट V का फेज क्या होगा, और यहाँ वैल्यू पीक वैल्यू क्या होगा, V0 पीक वैल्यू, यहाँ क्या I0 है करंट का पीक वैल्यू। ठीक है, तो ये हुआ इसका क्लियर। चलिए इसका क्वेश्चन देखिए, कुछ हम क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाई, क्वेश्चन करने से पहले एक लिस्ट डाउन कर देते हैं, आपको सारा फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा इसको हम लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको सारा फॉर्मूला सामने रहे। चलिए सबसे पहले प्योर रेसिस्टिव का भी कर देते हैं, सारे का कर देते हैं। प्योर रेसिस्टिव में हम लोग पढ़े थे, फिर क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ एलआर सर्किट नहीं आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे सीआर। अच्छा, प्योर रेसिस्टिव का हम लोगों ने पढ़ा था, प्योर रेसिस्टिव सर्किट में पढ़े थे कि अगर V का है V0 sin ओमेगा t, तो करंट का भी होगा I0 sin ओमेगा t।
और इसमें पढ़े थे कि पीक वैल्यू कैसे निकालना है, तो आई नॉट को रेजिस्टेंस से इनटू कर देना है। ये तीन चीजें हम लोग पढ़े थे प्योर रेसिस्टिव, ठीक है। दूसरा आते हैं प्योर इंडक्टिव में। प्योर इंडक्टिव में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट, इसमें पढ़े थे कि V इक्वल टू अगर दिया हुआ है V नॉट साइन ओमेगा t एट एनी इंस्टेंट, तो I क्या पढ़े थे, I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव और नेगेटिव करंट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या पढ़े थे कि V नॉट इक्वल टू, ये V नॉट का वैल्यू क्या, I नॉट इनटू XL, NF इनटू XL पढ़े थे, ठीक है। XL का वैल्यू क्या पढ़े थे, वेयर XL इक्वल टू ओमेगा इनटू L पढ़े थे, ठीक है। तो V नॉट निकालना हो, पीक वैल्यू वोल्टेज का निकालना हो, तो I नॉट इनटू XL कर देंगे। XL कहां से आएगा, ओमेगा इनटू L से आएगा, ठीक है। चलो मतलब XL इक्वल टू ओमेगा और L को मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा हम लोग पढ़े थे प्योर कैपेसिटिव, कैपेसिटिव अल्टरनेटिव करंट। हाँ, तो इसमें पढ़े थे कि V इक्वल टू अगर दिया हुआ है V नॉट साइन ओमेगा t, तो I का जो यहाँ से इक्वेशन आता था I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, मतलब इसमें करंट लीड करता था पोटेंशियल को बाय 90 डिग्री, इसमें लैग करता था करंट, इसमें लीड करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ V नॉट की जगह पर पीक वैल्यू वोल्टेज कैसे, I नॉट इनटू यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसा ही क्वांटिटी आएगा, पीक वैल्यू को निकालने के लिए बोले तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू यहाँ पर XC आता है। ये क्या है, XC इंडक्टिविटी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, और XC का वैल्यू क्या आता था, XC का वैल्यू आता था 1 बाय ओमेगा इनटू C, 1 बाय करके पुट, XL का 1 बाय क्लब का नहीं था, इसको 1 कर दिए, लेकिन कैपेसिटी को 1 बाय ओमेगा इनटू C कैसे आया था, कंप्लीट चीज प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे आप, या किसी भी आप YouTube चैनल पर जाओ देख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये प्योर का पार्ट है। अभी हम लोगों ने पढ़े इसमें एलआर सर्किट में, जिसमें हम एल और आर दोनों मिला है, रेसिस्टिव भी है और क्या इंडक्टिव भी है ना, इंडक्टिव जुड़ा हुआ है, रेसिस्टिव दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग पढ़े सबसे पहले अगर I का ये इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, तो इस तरह से V जो इंस्टेंटेनियस हमारा है टेन इंस्टेंट, दैट इज V नॉट इनटू साइन ओमेगा t प्लस फाई। वेयर फाई को कैसे निकालेंगे, फाई निकालना है तो tan फाई इक्वल टू लिख देंगे XL बाय R से आएगा, फाई का वैल्यू, ठीक है। और क्या पढ़े, V नॉट का वैल्यू, पीक वैल्यू निकालना है तो I नॉट इनटू Z इंपीडेंस, I नॉट इनटू Z, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, Z कैसे निकलेगा, Z निकालना है तो रूट अंडर कर दो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, बस कर ये क्या पढ़ना, Z इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम ये सवाल करेंगे, इफ I इज इक्वल टू ऐसा है तो V इज इक्वल टू ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, tan फाई की बताएं, इंपीडेंस ट्रायंगल जो बना उससे निकाल लेंगे, V नॉट इक्वल टू y नॉट की Z बन गया, Z का कैसे निकालेंगे, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए R, दैट इज 2 ओम, 2 ओम, इसके साथ एक इंडक्टर लगा दिए और एक एसी सोर्स लगा दिए। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ V का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ V, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ V। V नॉट का क्या आएगा, साइन ओमेगा t, अगर जो भी जैसा है हम देते हैं इक्वेशन। चलो यहाँ हम दे दिए एक एट एनी इंस्टेंट जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज यहाँ पर यदि मान के चलो 5 L है 5, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि 20 I इक्वल टू दिया है इसमें, यहाँ पर I इक्वल टू दे दिए आपको 20 साइन
50t 20 sin 50, ये करंट इसमें रन कर रहा है, आपको बताना है। पहला तो V इक्वल टू G, फाइंड यहाँ पर, यहाँ से फाइंड क्या क्या करना है देखो। फाइंड पहला एक्सेल बता दो मेरे को, पहला चीज एक्सेल। दूसरा क्या बताओगे, जेड बता दो। तीसरा चीज जेड बता दो, एक्सेल बता दो, पीक वैल्यू ऑफ वी बता दो। चौथा पीक वैल्यू ऑफ वी, एक्सेल बताना है, जेड बताना है, पीक वैल्यू ऑफ वी एंड इक्वेशन ऑफ, फोर्थ नंबर में है इक्वेशन ऑफ क्या, वी इन टाइम, इक्वेशन ऑफ वी इन टाइम टी, ये सारी चीज हमको बताना है। ठीक, चलिए तो ये तो प्योर वाला चीज है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, छाप लेना। हाँ, सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व किया जाए। सबसे पहले एक्सेल का वैल्यू जानते हो, ओमेगा इंटू एल, प्योर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम बन गया एक्सेल का, ओमेगा इंटू एल इंडक्टिव, और कैपेसिटर रहेगा तो 1 बाय ओमेगा इंटू सी कर लेंगे, एक्सी निकल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ ओमेगा इंटू एल कर देंगे, ठीक है। ओमेगा को वैल्यू कंपेयर करो, I इक्वल टू I नॉट, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है हमेशा, जब भी I का या V का किसी का भी इक्वेशन दिया जाए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना, बहुत सी चीज पता चल जाए। तो I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, ऐसा स्टैंडर्ड होता है, ये I इक्वल टू समथिंग, I नॉट के जगह पर 20 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब कि I नॉट हमारे पास 20 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमको क्या चाहिए, ओमेगा, तो I नॉट sin ओमेगा, t का कोएफिशिएंट वही ओमेगा है, यहाँ पर t का कोएफिशिएंट क्या है, 50, तो आ गया हमको 50 ओमेगा का वैल्यू दिया है। ओ 50 है दिया हुआ ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा 50 इंटू एल कितना दिया है 500, तो 5 कर दिया मल्टीप्लाई, 5 कर दिया 25, 250 ओम आ गया। एक्सेल आ गया मेरा, ठीक है, एक्सेल निकल गया। दूसरा क्या निकालना है, जेड। तो जेड के लिए क्या फॉर्मूला था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, एक्सेल का स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस एक्सेल कितना है 250, बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कौन सा 50 है ये ना, यहाँ पर हम 50 चेंज कर देते हैं, सपोज करो कि 3 कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पूरा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम t का जो वैल्यू है कोएफिशिएंट 3 कर दिए, और यहाँ पर ये 4 कर दिए, 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रहे हैं, 4 ओम, ठीक है। तो एक्सेल का ओमेगा इंटू एल, ओमेगा है मेरा 3, ठीक है, ओमेगा है मेरा 3, तो वैल्यू छोटा कर दिए, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो ओमेगा इंटू एल करना है हमको एक्सेल के लिए, तो ओमेगा है 3 और इंटू एल कितना है, ओमेगा इंटू एल है 5, कितना हो गया 15 ओम। एक्सेल है क्या, लाइक रेजिस्टेंस है ना। दूसरा निकालना है हमको जेड, तो जेड का फॉर्मूला है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम, 4 का स्क्वायर प्लस एक्सेल कितना आया मेरा 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 15 का स्क्वायर हो गया 225 का प्लस 16, 225 प्लस कितना आ जाएगा 6 5 11, 6 5 11, ठीक है, 2 1 3 1 4 241। चलो वैल्यू ही वैसा है, जैसा वैल्यू दिया रहेगा वैसा आंसर रहेगा, ठीक है। रूट अंडर 241 जेड का वैल्यू इम्पीडेंस आ गया,
ठीक है। तीसरा क्या निकालना, वी नॉट निकालना है। वी नॉट निकालना है तो जानते हैं कि वैल्यू के लिए आई नॉट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, जेड आर और एक्सएल का इक्विवेलेंट है। तो आई नॉट कितना आया है, रूट अंडर 241 में आई नॉट कितना है 20 है, तो 20 रूट अंडर जेड का वैल्यू है 241, 8 और 20 रूट 41 इतना वोल्ट वी नॉट निकल गया। मतलब यहाँ जो सोर्स है इसका पीक वैल्यू हमको वोल्टेज का निकालेंगे। चौथा पूछे हैं वीटी इक्वेशन इसका पूछे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा चलेगा वी नॉट साइन जो भी यहाँ पर फेज है, फेज तो वही शुरुआत को ओमेगा टी वाला कहानी वही रहेगा, उसके बाद कुछ प्लस फाई पीछे है आई का अगर ऐसा इक्वेशन तो बी का ऐसा फाई आगे चलेगा। अब सवाल ये कि फाई कैसे निकले, फाई भी तो निकालना है। तो फाई के लिए आपको बताएं, पहले tan फाई कैलकुलेशन कर लेना, tan फाई इक्वल टू एक्सएल बाय आर करके, ठीक है। tan फाई के लिए एक्सएल बाय एक्सएल कितना दिया है, एक्सएल कितना आया 15 है, तो आ गया यहाँ 15 बाय आर कितना है 4, 15 बाई 4। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू आ गया जो कि एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं फाई का कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ ऐसा वैल्यू दिया रहेगा जिसका एग्जैक्ट आया 30 डिग्री, 50 डिग्री, 37 डिग्री, 37.5 डिग्री, ऐसा करके कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी फाई आपको निकलता है दैट इज फाई इक्वल टू tan इनवर्स 15 बाई 4। अब यही चीज यहाँ लगा देंगे, तो वी नॉट का वैल्यू मेरा है 20 रूट 241 इंटू ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 15 बाई 4। tan इनवर्स घटा एक्सएल लगा किए हैं, tan इनवर्स 15 बाई 4, यही हमारा वीटी। वी नॉट इक्वल अच्छा साइन छूट गया, साइन छूटा, वी नॉट ये हो गया इनटू साइन ओमेगा टी कितना है, ओमेगा का वैल्यू कितना है, आई इक्वल टू आई इनटू साइन ओमेगा, ओमेगा का मतलब 3 है, फेज तो वही रहेगा ना, जो करंट का फेज है यहाँ ओमेगा टी वही है प्लस समथिंग 5, तो 5 का वैल्यू कितना है tan इनवर्स 15 बाई 4, यही हो गया V का इक्वेशन। एट दैट इंस्टेंट जब करंट ये है तो V का ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो 3-4 चीजें यही से पूछता है, एक्सेल क्या होगा, जेड क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, डाटा इसमें देखिए। तो वैल्यू ही कुछ ऐसा लिया गया कि रूट में 241 आया, भाई देखिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ सही वैल्यू दिया रहेगा, अभी तो मैंने जो भी उठाया दे दिया इसलिए वैल्यू आया, तो जैसा वैल्यूज वैसा आंसर। चलिए एक और देखें, अब हम उल्टा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उल्टा क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन द सेंस कि हम यहाँ v का इक्वेशन दे देंगे, आपको i का इक्वेशन बताना है। हम अभी जो सॉल्व किए हैं, जो भी प्रोसेस किए, i का इक्वेशन लिए थे और v का इक्वेशन फाइंड आउट किए। अभी हम देने जा रहे हैं कि v का इक्वेशन दे रहे हैं और आपको i का इक्वेशन फाइंड पता करना है, ठीक है। कर लिए तो v का इक्वेशन के लिए फाई ऐड कर रहे हैं, तो i का इक्वेशन करना है, v दिया हुआ है तो i का इक्वेशन दिया तो माइनस है, करंट से फाई आगे है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का जब इक्वेशन देंगे तो करंट का कैसे आप निकालोगे, फेज की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, तो फेज माइनस फाई लिखेंगे, सिंपल। चलो तो ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है एल एंड आर, जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, जैसा सवाल लगा रहे हैं वैसा ही नेक्स्ट में रहेगा। सी आर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक यहाँ पर रेसिस्टर जुटा हुआ है और एक यहाँ पर वायर, यहाँ पर एसी सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया गया, सपोज करो V इक्वल टू 10 sin 20t या 2t, ये दिया गया है।
फाइंड आउट क्या करना है आपको, यहाँ पर r का वैल्यू मान लो 3 दिया गया, यहाँ पर 4 है, n इक्वल टू 4h और ये 3 होगा, ठीक है। ठीक है 200, ठीक। और चलिए आपको निकालना क्या क्या है, सेम पहला चीज एक्सेल निकालिए, दूसरा चीज v नॉट दिया हुआ है तो i नॉट निकालिए, ठीक है, या पहले z निकाल लो। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस से जैसा क्वांटिटी, ठीक है। अब फॉर्मूला बताएं z का रूट अंडर r स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा आपको बताना है i नॉट क्या होगा, चौथा आपको बताना है i नॉट का इक्वेशन ऑफ i नॉट, i दैट इज i इन टाइम, मतलब वो है इक्वेशन ऑफ i बताना। यहाँ जिस समय ये v का इक्वेशन है तो उस समय i का इक्वेशन क्या, ये चीज बताना। चलिए पहला ट्राई करें, चलिए एक्सेल का वैल्यू तो बहुत सिंपल सा है, ओमेगा इनटू एल। अच्छा ओमेगा आप कंपेयर करके देख सकते हो, ये इक्वेशन दिया था, आप स्टैंडर्ड फार्मूला से इक्वेट करो, v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, ऐसा v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t से कंपेयर कर लो तो v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t ऐसा होता है। देख तो क्या क्या वैल्यू आपको मिल गया, एक तो v नॉट का वैल्यू मिल गया, पीक वैल्यू वोल्टेज, दूसरा ओमेगा का वैल्यू मिल गया 2, ठीक है। तो ऐसा कंपेयर कर, जो भी इक्वेशन दिया है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है। चलो तो हमको यहाँ मिल गया पहले ओमेगा 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 ओमेगा, ये t का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है 2 इनटू l कितना होता है 2 है, आ गया 4, हाँ खत्म 4 ओम। एक्सेल क्या है, लाइट रेजिस्टेंस ही तो है ना, तो ओम देंगे, ठीक है। दूसरा चीज पता करना है z, बहुत अच्छा, z का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर, एक तो था ना इम्पीडेंस r स्क्वायर प्लस i नॉट सब से कट गया था तो एक्सेल r और z बचा, दिक्कत है नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एक्सेल कितना आया 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 16 5 आ गया, दैट इज 5 ओम, ठीक है खत्म। चलिए तीसरा क्या है आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ये, ठीक। तो पीक वैल्यू निकालना है तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पीक करंट निकालना है तो क्या, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, Z इंपीडेंस, है ना। इस सर्किट में LR में रेजिस्टेंस का मतलब LR में दोनों का जो वैल्यू है एक्सेल और R दोनों का इक्विवेलेंट निकलता है जैसे, हाँ तो V नॉट आपको पता है, यहाँ से कंपेयर कर लिया 10 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू आपको अभी जस्ट पता चला कितना है I नॉट, मतलब जब इक्वेशन यहाँ लिखेंगे I का तो I नॉट तो आ गया मेरा 2, ये वाला वैल्यू यहाँ इनटू साइन फेज तो पहले जो 2t है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसके साथ प्लस माइनस जो भी करना है करो आप। तो क्या आपकी याद है क्या, आपको डायग्राम थोड़ा सा याद रखना दिमाग में, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। इधर क्या था आपका R वाला था, इधर Z वाला बचा था और इधर बचा था एक्सेल वाला, I नॉट सबका खत्म हो गया था। यही अगर फाइल रहता था जिधर R है उधर ही I हमारा करेक्ट ही है। अब देखो हमको V का पता है, करंट का चाहिए, V का पता है हमको, V का पता है, करंट का चाहिए, मतलब ये वाला इक्वेशन चाहिए। तो जो V है उससे पीछे, चलिए यहाँ मान ली -5 आएगा, -5। अब 5 का सवाल है वैल्यू कितना होगा, तो पहले 5 पता करना पड़ेगा। तीसरा हो गया, चौथा ने इक्वेशन ऑफ I पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ यहाँ पर बनाते हैं, यहीं पर बना लें। I नॉट निकाल चुके हैं, V नॉट बाई Z 2 आया, तो 2 लिख दिए साइन, ये जो
एक फेज है, ये तो रहेगा ही, साथ में इसके साथ प्लस माइनस जो भी करना है करेंगे। tan फाई निकालो तो जरा, tan फाई यहाँ से एक्सएल बाई आर, तो कर लेते हैं यहाँ एक्सएल बाई आर, दैट इज एक्सएल का वैल्यू आया है क्या? हाँ, एक्सएल का वैल्यू 4 आया है, एक्सएल का वैल्यू 4 बाई आर का वैल्यू, आर कहाँ गया, आर कहाँ गया, 3 4/3 आया, ठीक है। अब 4/3 क्या होता है, कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये भी दिक्कत है। चलो एक चीज बता, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 37 डिग्री से डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 3 ले लो, 4 ले लो और ये 5 ले लो, ऐसे ट्रायंगल बना। 37 डिग्री कब का है, आप जनरली क्या याद किए हो, जनरली याद किए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब याद किए हो गया, ठीक है। हम 37 डिग्री का और 53 डिग्री का समझा रहे हैं। इस ऑर्डर में राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है ना, और यहाँ पर एंगल पूरी थीटा है, यहाँ पर 37 डिग्री होगा, तो tan 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। इस ऑर्डर में बनाओगे और यहाँ पर 37 रखोगे, ठीक है। तो tan 37 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 3/4। हमको तो वो उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है, तो tan 37 नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा, cot 37, cot 37, cot 37 का वैल्यू कितना, 4/3 होगा, ठीक है। cot 37 4/3 को हटा, बट हमको तो tan भी चाहिए, ठीक है, हमको tan चाहिए। अगर हमको cot का वैल्यू चाहिए, यहाँ 4 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, ठीक है, 3 4 5 ऐसे करते हैं। तो बताओ जी 4/3 tan में कितना वैल्यू है, tan में जो 37 वैल्यू होगा, tan में 37 होगा, तो cot में कितना होगा, कितना हो जाएगा, 37 माइनस कर दो 90 से 5 3 53, cot में 53 डिग्री का वैल्यू होगा, ये 3/4। क्या होता है, साइन में जो 30 डिग्री है वही हमारा cos में 60 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री के लिए आपको कांसेप्ट बता दिए, कैसे याद रखना है, ये यहाँ 37 डिग्री देना है, इस ऑर्डर में 3 4 5 देना है, ठीक है। तो चलिए ये आप ऑर्डर याद रखना 37 डिग्री के लिए, 3 4 5, ठीक है। चलो एक चीज आप बता दें, अब यहाँ 37 है, तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 53 होगा, होगा ना। हमको tan भी चाहिए, ये वैल्यू tan भी चाहिए, तो आज इस एंगल से लेकर के निकाल लो, tan 53 कितना, 4/3, मतलब ये जो वैल्यू है tan 53 डिग्री का है, 53 डिग्री आ गया मेरा वैल्यू, 2 sin 2t माइनस 53, यही 2 sin 2t माइनस 53। ये ट्रायंगल आप 37 53 का लगता है याद रखो, ये जो ऑर्डर हम बताए, ठीक है। क्या होता है, किस सेक्शन में आएंगे, चलो यहाँ पर 3 4 5 ऐसे याद रखना, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर बनता है पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पर आप 37 डिग्री लेना, सो दैट कि आपको tan में 3/4 मिले। अब सोचो जब यहाँ 37 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, 53। अच्छा, ये 4/3 हमको देखना है, वो भी tan लगा हुआ है, tan में हमको चाहिए 4/3, तो देख लो ये एंगल ले लो, 4/3 tan का वैल्यू है 53 डिग्री, ठीक है, tan का 3 डिग्री आ गया। तो हम क्या पढ़े, डेरिवेशन जो किए, फॉर्मूला एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़े, उसमें हम i का इक्वेशन लिए थे और v का इक्वेशन फाइंड किए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी है, रजिस्टर्ड नहीं हो गया कि हमेशा आपको i का इक्वेशन दिया रहेगा, v का निकालना होगा। हम v का दे दिए, आप i पूछ रहे हैं, ठीक है। तो v का v वाला में क्या है, +5 है, तो करंट v का दिया रहेगा और करंट का पूछा जाएगा, -5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे सीआर सर्किट, जिसमें एक कैपेसिटर जोड़ेंगे और एक रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे, है ना। तो उस केस में भी ऐसा ही कुछ पढ़ना है, इसी टाइप का मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो फिर हमारा लास्ट आएगा एलसीआर कॉम्बिनेशन, एलसीआर तीनों रहेगा, तो उस केस में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारे केसेस पढ़ने हैं,
तो आज के लेक्चर में हमारा एलआर सर्किट था। एलआर सर्किट से जब करंट पास हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा या पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़े। ठीक है, तो ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।